अमेरिका ईरान समझौते पर इजराइल में तीखी प्रतिक्रियाएं हैं। कई लोग इसे निराशा या विश्वासघात मानते हैं। ए24 न्यूज इंग्लिश को दिए विशेष साक्षात्कार में गाय अजरियल, विक्टोरिया कोट्स, राष्ट्रपति ट्रंप की पूर्व डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और हेरिटेज फाउंडेशन की वाइस प्रेसिडेंट, प्रशासन के समझौते को संभालने के तरीके का बचाव करती हैं। उनका कहना है कि करीबी सहयोगियों के मतभेद सामान्य हैं, लेकिन इन्हें परिवार के भीतर ही रहना चाहिए। उन्होंने ये कहा। मिसेस कोट्स, हमारे साथ होने के लिए धन्यवाद। अब इज़राइल निश्चित रूप से इस एमओयू का हिस्सा नहीं था और वास्तव में इज़राइल को इस एमओयू के विवरण के बारे में आखिरी समय तक सूचित भी नहीं किया गया था। आप इस भावना से बच नहीं सकते कि इज़राइल में कई लोग, खासकर नेतृत्व में, इस एमओयू और जिस तरह से सब कुछ संभाला गया उसे एक बड़ी निराशा के रूप में देखते हैं। कुछ लोग बंद दरवाजों के पीछे तो इससे धोखा भी कहेंगे। आप कैसे देखते हैं कि अमेरिकी प्रशासन ने इन वार्ताओं को कैसे संभाला, जिसमें इज़राइल को बाहर रखा गया और शायद किए गए समझौतों में हमेशा इज़राइल के हितों का ख्याल नहीं रखा गया? देखिए, एक बात जो मुझे लगता है कि इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये है कि हम दोनों संप्रभु देश हैं। उदाहरण के लिए ईरानी कहते हैं कि इजराइल अमेरिका का विस्तार है और हमारे बीच अंतर नहीं कर सकते, जबकि दोनों के अपने अपने हित हैं। इजराइल में आपके क्षेत्रीय और हमारे व्यापक हित हैं, जो एशिया यूरोप तक फैले हैं, पर हमें संतुलन भी बनाना होता है। हमारे बीच मतभेद होना कोई नई बात नहीं है। पहले ट्रंप कार्यकाल में मेरे इजरायली समकक्षों से मतभेद थे, लेकिन ये हमेशा पारिवारिक मतभेद जैसे थे। और मुझे लगता है कि ये वाकई बहुत ज़रूरी है कि हमें इन मतभेदों को परिवार के भीतर ही रखना चाहिए। इसके कई कारण थे, मेरा मतलब है, और एक एमओयू का मसौदा समय से पहले जारी नहीं किया जा सकता था। फिर भी मैं जोर देना चाहूंगी कि ये सिर्फ समझौता ज्ञापन है, बाध्यकारी संधि नहीं। और मुझे लगता है कि राष्ट्रपति वास्तव में चाहते थे कि वे डावोस, फ्रांस में हुई G7 बैठक में शामिल होने से पहले तत्काल संघर्ष का समाधान निकाल लें। इसके कई कारण हैं जिन पर हम बात कर सकते हैं, लेकिन वो एक एमओयू है। मुझे लगता है कि परमाणु मुद्दे पर अंतिम समझौता सबसे महत्वपूर्ण है, जो हमारे दोनों देशों के लिए उस भयानक जोखिम को कम करता है। यही हमारे साझा हित मेल खाते हैं। आप राष्ट्रपति के करीबी हैं और उन्होंने हाल ही में अपनी एक पोस्ट में आपकी तारीफ भी की थी। आप उनसे और प्रशासन से इस एमओयू के पीछे की सोच के बारे में क्या सुन रहे हैं, खासकर इजराइल में उठ रही चिंताओं के संदर्भ में? अब मैं बच्चों को भेजे हर संदेश पर एकदम शानदार विक्टोरिया कोट्स लिखकर हस्ताक्षर करती हूँ। राष्ट्रपति के दयालु शब्दों के लिए मैं आभारी हूँ। मुझे लगता है कि राष्ट्रपति ट्रंप के लिए यह अहम है और इजरायली जनता के लिए यह समझना ज़रूरी है कि हम चुनाव में जा रहे हैं, और मैंने पढ़ा कि आप भी चुनाव में हैं। शायद आपने पढ़ा होगा कि हम नवंबर में चुनाव में जा रहे हैं। और मेरी नज़र में सबसे बुरी बात ये हो सकती है कि अगर हम मिड टर्म चुनावों में, खासकर सेनेट में, भारी नुकसान उठाते हैं, और अगर ऐसा होता है तो राष्ट्रपति ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के आखिरी 2 साल मुख्य रूप से महाभियोग, सुनवाई और इस तरह की उलझनों में ही बीतेंगे, जिससे एपिक फ्यूरी के दौरान जो ठोस कदम उठाए गए थे वैसे काम नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि हाँ, राष्ट्रपति ने इसे आने वाले महीनों में घरेलू मुद्दों पर ध्यान देने के संकेत के रूप में देखा, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मामलों का आम तौर पर अमेरिकी मिड टर्म चुनावों में ज़्यादा असर नहीं होता। ये चुनाव आम तौर पर बहुत ही स्थानीय होते हैं। इसलिए मैं देखूंगी कि राष्ट्रपति ने ईरान के इस्लामी गणराज्य को अब तक के किसी भी अमेरिकी राष्ट्रपति से ज्यादा ठोस नुकसान पहुंचाया है, जिसे अब वापस नहीं लिया जा सकता। यही उन्होंने दूसरे कार्यकाल में किया और इससे उन्हें राजनीतिक लाभ मिलना चाहिए। अगर हम इस समझौता ज्ञापन को 1 मिनट के लिए अलग रख दें, तो हम इस तथ्य से भी नहीं बच सकते कि हमने कुछ बहुत असामान्य बयान सुने हैं, राष्ट्रपति से भी, लेकिन मुख्य रूप से उपराष्ट्रपति से, इस प्रशासन के इजराइल के साथ संबंधों को लेकर। कुछ लोग तो यह भी कहेंगे कि उपराष्ट्रपति ने इस समझौते की आलोचना को लेकर इजराइल को धमकी तक दे डाली। आप इस महत्वपूर्ण बदलाव को कैसे देखते हैं,
जब इस प्रशासन को इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी, निश्चित रूप से व्हाइट हाउस में इजराइल का सबसे बड़ा मित्र माना जाता था, और अब स्थिति ये है कि इजराइल के कई दुश्मन इन बयानों को दोनों प्रशासन के बीच बड़ी दरार के संकेत के रूप में देख रहे हैं। देखिए, मैं चिंताओं को कम नहीं आंक रही हूँ, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये अमेरिका इजराइल संबंधों के लिए मुश्किल 10 दिन रहे हैं, लेकिन मैं कहीं ज़्यादा इस बात को देखती हूँ कि राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या किया है, उन्होंने क्या कहा है उससे भी ज़्यादा, और उपराष्ट्रपति ने क्या कहा है उससे भी कहीं ज़्यादा। मेरा मतलब है राष्ट्रपति कमांडर इन चीफ हैं। एपिक फ्यूरी का आदेश और निर्णय वही लेते हैं। मुझे लगता है ये एक अहम बिंदु है, और इसके अलावा मुझे लगता है कि आप जानती हैं कि हमारे दोनों देशों के बीच ये संबंध राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री कौन है उससे ऊपर होना चाहिए। एपिक फ्यूरी रोरिंग लायन में हमारे बीच जो समन्वय सामने आया वो बेहद शक्तिशाली है। मुझे लगता है कि हमें दोनों को एक कदम पीछे हटकर राजनीतिक रूप से प्रेरित बयानबाजी को नहीं सुनना चाहिए, बल्कि यह देखना चाहिए कि हमारे दोनों देशों की संयुक्त क्षमताएं क्या हैं। ये राजनीति से ऊपर होना चाहिए।